हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ों को देख लिया था और अपने बोर्ड का जितना भी मतलब बेसिक चीज़ है वो कवर कर लिया था हम लोगों ने। मतलब मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, फंडामेंटल यूनिट्स। देखो, अगर फंडामेंटल यूनिट्स नहीं याद है आपको कौन कौन सी थी तो वीडियो मत देखो। अगर आपको डिराइव्ड यूनिट्स के यूनिट्स नहीं याद है तो वीडियो मत देखो, ठीक है। बाकी सब नहीं याद है तो भी चलेगा, बट ये जरूर याद रहना चाहिए। नहीं याद है तो जब तक मैं टॉपिक वगैरह लिख रहा हूँ आप तब तक बुक निकाल के जहाँ पे नोट किया था उसको देख लो। नहीं नोट किया तो वीडियो दोबारा ओपन करो और फिर से नोट कर लो, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग फिर से वही चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है सभी जेई और नीट के स्टूडेंट्स वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये देखो, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब अगर ये चैप्टर से क्वेश्चन आया तो प्रोमिनेंट यही रहता है, डायमेंशंस पर, जेई एडवांस तक, ठीक है। जेई एडवांस तक इसके क्वेश्चन आते हैं और इजी आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बेसिक चीज़ें जानेंगे, फिर बोर्ड की थियरी कवर करेंगे, फिर कुछ एडवांस का कंसेप्ट एक आधा रहेगा तो वो बता दूंगा, मतलब हाई लेवल का, जेई लेवल का, ठीक है। और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए जेई नीट के सबको कवर करेंगे, ठीक है। सच्ची बोल रहा हूँ, एकदम बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है यहाँ पे। ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा एमएच बोर्ड के, ठीक है। चलो, तो डायमेंशंस के बारे में सबसे पहले सीख लेते हैं। बुक लेकर आ गए आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो बताओ, स्पीड की यूनिट क्या लिखी है उसमें? स्पीड की यूनिट क्या लिखी है उसमें? मीटर पर सेकंड। चलो, इसी एग्जाम्पल को लेकर हम लोग चलेंगे। डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब, ठीक है। तो हम लोग तीन बेसिक चीज लेते हैं, एक लेंथ, एक मास, एक टाइम। मैंने बोला इसीलिए बेसिक यूनिट्स को रिवाइज कर लो, फंडामेंटल यूनिट्स को। ये तीन यूनिट्स हम लोग शुरुआत में लेकर चलेंगे अपने बोर्ड लेवल के लिए, फिर बाद में नए नए मतलब जो बाकी के थे ना, इलेक्ट्रिक करंट था और टेम्परेचर था, वो सब भी आता जाएगा, बट ये तीन बेसिक हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। तो डायमेंशंस मतलब कि उसमें लेंथ कितना है, मास कितना है, टाइम कितना है, ठीक है। देखो किस तरीके से देखेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एम आई राइट? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक लेंथ है, तो ये क्या है? एक लेंथ है। तो हम लोग इसको देखो ऐसे लिखते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट में एल एम टी ब्रैकेट क्लोज। टाइम क्या है? टाइम ही है, ठीक है, और कुछ तो रहेगा नहीं। तो लेंथ देखो न्यूमरेटर में है और लेंथ देखो एक ही है, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस एक ही है। तो L1, क्या यहाँ पे स्पीड में मास है? कहीं नहीं है, तो हम लिखेंगे m0। टाइम देखो डिनोमिनेटर में है। मैंने इंडाइसेस इसीलिए आपको पहले पढ़ाया था, मैंने उसमें रूल बताया था कि x-1 है तो इसको 1/x लिखते हैं। तो टाइम देखो नीचे है, टाइम नीचे है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? t-1, t-1। समझ गए? प्रैक्टिस के साथ आपको और आएगा। देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन हमें पहले निकालना होगा। हम क्या कर रहे हैं? हम डायमेंशंस पता कर रहे हैं अलग अलग क्वांटिटीज के, ठीक है। तो बताओ एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होंगे? सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी होता है, बट इसको हम लोग वेलोसिटी अपॉन टाइम अभी लिख रहे हैं, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, चलो लगा दिया। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये आ गया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आ गया था ना। अब देखो डायमेंशंस लिखते हैं इसका, क्लोज्ड ब्रैकेट बनाओ। मीटर, मीटर क्या है? लेंथ है, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था भाई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। कितना लेंथ यहाँ पे दिख रहा है? एक दिख रहा है, तो लिखोगे L1। मास है क्या यहाँ कहीं पे? नहीं है, तो लिखोगे m0। टाइम कितना है? 2 है, सेकंड स्क्वायर है तो मतलब टाइम 2 है, और डिनोमिनेटर में है तो लिखोगे t-2। तो फोर्स का डायमेंशन होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L1 m0 t-2, L1 m0 t-2। अब m0 है तो हम लोग इसको हटा भी सकते हैं और L1 t-2 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गए? अच्छा बताओ, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? सेम एज स्पीड, ठीक है। चलो इतना नोट करो। अब देखो, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको पता चल गया, कितना था भाई? L1 t-2, L1 t-2। मास भी आ गया, देखो यहाँ पे मास कितना है? 1 है, तो यहाँ लिखोगे m1। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मली ये लोग एक ऐसा हो जाएंगे, L1 m1 t-2। अब ये डायमेंशंस करने हैं आपको याद
क्योंकि नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसका डायमेंशन बताओ, इसका डायमेंशन बताओ, यकीन नहीं होता कराऊंगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो। तो आपको डायमेंशंस करने हैं याद, किसके किसके, ये स्पीड का और वेलोसिटी का है, ये फोर्स का है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन का, ये सब डायमेंशंस आपको करने हैं याद ताकि एग्जाम में बचे टाइम, ठीक है। तो ये तीनों डायमेंशंस आप लोग समझ गए अच्छे से। डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग 3 फंडामेंटल यूनिट लेते हैं, लेंथ, मास, टाइम। डायमेंशन मतलब होता है कि हम लोगों का जो लेंथ है, टाइम है, वही सब, ठीक है। तो स्पीड में देखें हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो हम लोग लिखेंगे L1। डिस्टेंस आखिरकार क्या है, एक लेंथ है ना, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, तो L1। मास है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो m0। t टाइम है क्या, हाँ, लेकिन नीचे है इनवर्स में, डिनोमिनेटर में, तो t-1, ठीक है। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का हम लोगों ने निकाला L1 m0 t-1, एक नीचे t बचा है तो उसमें -1 जोड़ दिया। फिर बेसिक से देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका फॉर्मूला आया, यूनिट आया, यूनिट को कन्वर्ट करो डायमेंशन में। मीटर क्या है, लेंथ है, कितना है यहाँ पे, 1 है, तो L1। सेकंड स्क्वायर क्या है, टाइम है, डिनोमिनेटर में, तो t-2। समझ गए डायमेंशन निकालना। चलो कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए वर्क के डायमेंशंस को निकालते हैं। तो मैंने बोला डायमेंशन से पहले आपको क्या पता करना है, उसका फॉर्मूला, यूनिट, ठीक है। वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग F.S लिखते हैं, ठीक है। अभी ये डॉट, मल्टीप्लाई, क्रॉस, इस सब में बहुत फर्क होगा आगे चल के, ठीक है, अभी आप देखिएगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका फॉर्मूला आ गया। मैंने बोला सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फिर क्या करना है, फिर इसकी यूनिट लिखनी है। फोर्स की यूनिट बताओ, न्यूटन वाली नहीं जो हम लोगों ने उस टाइम निकाला था। देखो पहले हम लोगों ने कुछ बड़ा सा यूनिट निकाला था, इसीलिए बोला रिवाइज करके आओ। देखो क्या लिखा है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है ना, नहीं लिखे हो, देखो कैसे। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, अरे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर में, तो ये भी हो गया मीटर। तो ये देखो क्या हो गया, ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन बताओ क्या होगा, LMT, खुद से बताओ की बार। केजी क्या है, मास है, कितना है यहाँ पे, 1 है, तो M1। सेकंड क्या है, टाइम है, कितना है यहाँ पे, 2 है, बट डिनोमिनेटर में है तो -2। M क्या है, मीटर है, मीटर क्या होती है, लेंथ होती है, कितना यहाँ पे, 2 है, तो L2। वर्क का डायमेंशन आपको करना है याद, कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसको नॉर्मली हम लोग कैसे निकाल सकते थे, देखो फोर्स का डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाला था, L1 M1 t-2, और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, ठीक है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ होता है, तो मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर दो। तो यहाँ पे एक लेंथ है, यहाँ पे एक लेंथ है, फिर इंडाइसिस का लॉ मैंने बताया है आपको, वीडियो नहीं देखे इंडाइसिस वाला तो थोड़ा भारी जाएगा ये। तो देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2, तो L2 M t-2, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिक लोगों के डायमेंशंस आप कर लो याद, तो ये देखो काम आसान हो जाएगा, समय बचेगा एग्जाम में, ठीक है। जैसे जेई के एग्जाम में आपके पास 144 सेकंड होते एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, तो वहाँ पे कितना सोचोगे, है ना, इसीलिए थोड़ा सा याद करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन देखो अभी मैंने लिखा यहाँ पे, क्या है वो, L1 M1 t-2। एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया मैंने बोला 2 डायमेंशनल होता है ना, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। और इसकी यूनिट देखो मीटर स्क्वायर होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, मिलीमीटर स्क्वायर होती है, बट स्क्वायर होता है वहाँ पे। और सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर क्या है, लेंथ है, तो ये लेंथ है, और पावर कितनी है, 2, तो डिनोमिनेटर में देखो 2 है। अब देखो लेंथ ऊपर 1 है, लेंथ नीचे 2 है, तो इंडाइसिस के लॉ के हिसाब से ये पावर माइनस हो जाएगी, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा L-1 M1 t-2। ये हो गए डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। समझ गए, डायमेंशन निकालना आ गया। बेसिक 3 चीजें लो, लेंथ, मास, टाइम, फिर देखो यूनिट में कि कितनी कितनी चीजें हैं, फिर वैसा वैसा लिख दो, ठीक है। चलो ये कुछ नोट कर लो, और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्या यूजेज हैं इनके। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आप अगर डायमेंशन निकालना सीख चुके हैं तो उनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है वो अब देखिए। पहले हम लोग इसका यूज कर सकते हैं कि फॉर्मूला चेक करने के लिए कि दिया हुआ फॉर्मूला सही है या फिर गलत है, वो हम लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस बता सकता है। 1 मिनट में जरा ये नोटिफिकेशन ऑफ कर दूं। चलो अब कोई तंग नहीं करेगा। आज ही मैं 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, बोर्ड का आज ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो पहला क्या है, टू चेक वेदर द गिवन फॉर्मूला या फिर कह सकते हो इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, करेक्ट और नॉट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दूं v = u + at,
तो मुझे बताओ क्या ये इक्वेशन सही है। सपोज आज मैंने खोजा इस फॉर्मूले को और आज ही मैंने खोज के आपके सामने रख दिया और आपको डायमेंशन नाम की चीज पता है, तो क्या करोगे आप v के डायमेंशन निकालोगे, मतलब जो LHS में है उसका डायमेंशन निकालोगे और जो RHS में है उसके डायमेंशन निकालोगे, ठीक है। और फिर दोनों अगर सेम टू सेम आ गए तो मतलब ये फॉर्मूला सही है, अगर गलत आ गए तो ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है। मतलब सेम नहीं आए तो ये फॉर्मूला गलत है। देखो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब LMT। मास है क्या यहाँ पे, नहीं 0। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है 1 है 1। टाइम क्या है यहाँ पे 1, बट नीचे है तो t-1, तो इसका हमें मिल गया डायमेंशन L1 t-1। u क्या है, u भी तो वेलोसिटी है, बस ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, बट वेलोसिटी ही तो है, तो फॉर्मूला इसका भी वही होगा L1 t-1। अब देखो दोनों इक्वल आ गए हैं, बट ये भी इक्वल आना चाहिए, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन था वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, नोट किए हो, बताओ कितना था, नहीं नोट किए। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1 t-1। अच्छे से याद रख लो वेलोसिटी वगैरह का, भी जब नीट के क्वेश्चन दिखाऊंगा ना तो एकदम कहोगे अरे वाह आज तो मैंने नीट टॉप कर दिया, ठीक है। नीचे क्या है, टाइम है, टाइम देखो नीचे 1 है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये L1 t-1 -1 हो जाएगा, है ना, ये वाला ऊपर गया -1, तो L1 t-2 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया L1 t-2। और इसके साथ देखो टाइम भी लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर दो। देखो जब दो डायमेंशन प्लस में होना तो इसका मतलब समझ लेना कि वहां पे कुछ नहीं करना है, बस वो दोनों डायमेंशन इक्वल है। जब दो डायमेंशन प्लस में हो, याद रख लो बहुत अच्छे से, अभी एक नीट का 2-3 क्वेश्चन का दिखाऊंगा ना तब लोग समझोगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी दो डायमेंशन प्लस में हो तो वहां पे समझ लेना कुछ नहीं करना है, ठीक है। वरना कुछ लोग बोलेंगे L1 t-1 प्लस L1 t-2 इज इक्वल टू 2L1, ऐसा ऐसा नहीं करना है। चलो L1 t-1 इज इक्वल टू L1 t-1 प्लस L1 -2 और इसके ऊपर पावर +1, तो t-2 + 1, -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है, तो इसका मतलब ये भी -1। अब देखो L1 t-1, L1 t-1, L1 t-1, तीनों के तीनों सेम आ गए, ठीक है, तीनों के तीनों सेम आ गए। इसका मतलब LHS बराबर RHS, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। देयरफॉर V इज इक्वल टू U + AT इज अ करेक्ट इक्वेशन। और हम लोग ये बचपन से जानते हैं, न्यूटन जी ने बताया था कि ये इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। तो डायमेंशंस का ये हम लोग यूज करके बता सकते हैं कि कोई इक्वेशन सही है या गलत है। चलो एक और चीज बताओ, सपोज मैंने एक नया इक्वेशन ढूंढा V इज इक्वल टू AS, बताओ ये सही है क्या। वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पता है, लिख दो L1 t-1। एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको पता है, लिख दो L1 t-2। ये S क्या है, S है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ, तो ये भी L1 है। तो यहाँ पे देखो 1 + 1 ये आ गया L2 t-2 और यहाँ पे है L1 t-1। अब कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे हमने प्लस नहीं किया और यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। प्लस नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई है मेरे भाई, ऐसा कंफ्यूजन मत रखा करो, ठीक है। तो देखो ये अलग है, इससे दोनों के दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग। जाओ यहाँ से, आज से समझ लेना, आपका कोई दोस्त बोले कि ये देख भाई मैंने ये फिजिक्स का फॉर्मूला बनाया, आप सीधा डायमेंशनल एनालिसिस करना और मुंह पे मार देना फॉर्मूला के लिए, ले तेरा फॉर्मूला गलत है। समझ गए, इसका यूज़ करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला सही है या फिर गलत है। समझ गए अच्छे से, चलो लिख लो इसको। चलिए तो सेकंड इसका यूज़ कहाँ आता है, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने ऑलरेडी पढ़ा है, MKS, CGS, FPS और SI यूनिट। SI यूनिट मतलब MKS, ठीक है। FPS, CGS और MKS में आपस में कन्वर्जन करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बोलूं, बताओ 1 न्यूटन कितना डायन होता है, हैरान, तो 9th में था पर मुझे याद नहीं आ रहा, 10⁹ था क्या। आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बता देता हूँ कि निकाल लोगे, बट हाँ टाइम लगेगा। देखो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, फोर्स का MKS यूनिट होता है न्यूटन, CGS यूनिट होता है डायन, ठीक है। बट न्यूटन को, किसको हम लोगों ने न्यूटन लिखा था बताओ, F इज इक्वल टू M में था, फिर हम लोगों ने मास का किलोग्राम लिया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा, फिर इसी को हमने न्यूटन लिख दिया।
इसका मतलब इसका असली फॉर्मूला है, असली यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम लोगों का एसआई। अब बताओ सीजीएस क्या होगा। सीजीएस में क्या होगा, मीटर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, किलोग्राम ग्राम में होगा तो ग्राम, पर सेकंड स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई यूनिट है और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस यूनिट है। अब इससे ही हम लोग पता कर लेंगे कि 1 न्यूटन में कितना डायन होता है। ठीक है, देखो कैसे। मान लेते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डायन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डायन। अब 1 न्यूटन में देखो फॉर्मूला क्या है, केजी मतलब यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डायमेंशंस लिखेंगे। ध्यान से देखना एकदम, इधर डायमेंशन लिखो, एक्स को ऐसे ही रहने दो, इसके डायमेंशन लिखो। ठीक है, लिखो। केजी क्या है, मास है तो मतलब m1 है। मीटर क्या है, लेंथ है तो l1 है। सेकंड क्या है, टाइम है तो t-2 है। ग्राम क्या है, मास है तो m1 है। सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है, l1 है। सेकंड क्या है, टाइम है, t-2 है। समझ गए इतना। अब x को यहीं पे रहने दो और इसको इसके नीचे भेज दो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ऐसा आ जाएगा। ध्यान से, जिसका मैथ वीक है उसको भारी पड़ सकता है। l1 m1 t-2 डिवाइड बाय l1 m1 t-2। अब कुछ महागणितज्ञ लोग क्या करेंगे, दोनों काट देंगे, आंसर आ गया 1। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 डायन। ऐसी गलती मत करना। ठीक है, देखो यहाँ पे मामला अलग है, यहाँ पे लेंथ किलोग्राम में है, यहाँ पे लेंथ ग्राम में है, तो करो उसको। देखो मैं क्या करता हूँ, l mm tt को अलग अलग लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा l1 डिवाइड बाय l1 मल्टीप्लाइड बाय m1 डिवाइड बाय m1। ये देखो ये वाला ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि ये इसके नीचे गया, तो ये नीचे वाला जो है ये इधर नीचे लिखा हुआ है, इंटू t-2 डिवाइड बाय t-2। एक बात बताओ, मैं ये 1 बाहर भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ भी तो लिख सकता हूँ। लिख दो, क्या दिक्कत है, जो चाहो वो कर दो। आप ही की तो क्लास है। m डिवाइड बाय m 1, t डिवाइड बाय t-2। ध्यान से समझते चलना, काफ़ी भारी टॉपिक हो सकता है कुछ लोग के लिए। t-2, ओके। देखो अब बताओ यहाँ पे लेंथ किस में है, मीटर में है तो मीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर। यहाँ पे मास किस में है, किलोग्राम में है तो किलोग्राम डिवाइड बाय ग्राम। यहाँ पे टाइम किस में है, सेकंड में है। वहाँ भी टाइम किस में है, सेकंड में है। और पावर है -2 और ये 1 1 है तो मैंने लिखा नहीं। अब बताओ 1 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर। किलोग्राम को भी तो मैं कर सकता हूँ, तो 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम। इतना तो पता है ना कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, नहीं पता, बहुत मुश्किल है। फिर देखो सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया। अब 1 पे कोई भी पावर हो वो तो 1 रहने वाला है। आगे देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ गया, ग्राम ग्राम उड़ गया, तो 100 इंटू 1000 कितना आ जाएगा, ये 10⁻1 2 3 4 5। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डायन। जादू हो गया, जादू। नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इसको वहां लिख देता हूँ। देखो ये देखो 1 2 3 4 5 0 है, तो मैं इसको 10⁵ भी तो लिख सकता हूँ। और ये किसके वैल्यू है, x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू, है ना। तो मतलब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली। नोट्स बना रहे हो तो थोड़ा अच्छे से बनाओ, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी कर दी है, मतलब सही से नहीं लिखा है सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, कभी यहाँ लिख दिया कभी यहाँ लिख दिया। देखो x इज इक्वल टू आंसर आ गया 10⁵। हमने क्या माना था, हमने माना था लेट 1 न्यूटन बराबर x डायन, तो x की वैल्यू 10⁵ है, देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। मजा आया। अब याद करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने मेथड समझ लिया है। समझे कैसे किया हम लोगों ने, सबसे पहले हमने मान लिया कि 1 न्यूटन x डायन होता है। उससे पहले भी हमने मान लिया था कि न्यूटन का जो यूनिट होता है वो केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एसआई में, और सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद हम लोगों ने लेट 1 न्यूटन बराबर एक्स डायन लिखा, फिर इसका यूनिट लिखा और इसका यूनिट लिखा ताकि समझ सके थोड़ा सा, फिर डायमेंशंस लिखे हम लोगों ने। फिर एक्स को हमने यहीं रहने दिया और इसको इसके नीचे लेकर गए, इसको इसके नीचे लेकर गए, नीचे लेकर गए तो कुछ ऐसा सिस्टम दिखा। अब एल पे पावर सेम थी तो l/l 1 लिख दिया, mm पे पावर सेम थी m/m 1 लिख दिया, t पे पावर सेम थी t/t -2 लिख दिया। फिर l/l, l किस में था, यहाँ पे मीटर में था, और वहाँ पे किस में था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर। केजी में था, ग्राम में था, ठीक है, ऐसा सेकंड सेकंड कैंसिल।
अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ गया। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम, ग्राम ग्राम गया, आ गया 1000। तो 1000 गुणे 100 कितना होता है? लाख, है ना, मतलब 10⁵। तो 1 न्यूटन की वैल्यू आ गई 10⁵9। अभी भी नहीं समझ में आया तो हम लोग एक और कर लेते हैं वर्क वाला, ठीक है। 1 जूल कितना अर्ग होता है, पहले इसको देख लो। चलिए, तो वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल, ठीक है, और इसका सीजीएस यूनिट होता है जूल सीजीएस यूनिट इसका होता है अर्ग, जानते हो ना। यहाँ पे लिख देते हैं सीजीएस, ठीक है, इसको हम छोटा ही लिखते हैं बिकॉज ये रूल है जिसको हम बार बार भूल जाते हैं, और इसको एसआई लिखते हैं। अब हमें पता करना है 1 जूल में कितना अर्ग होता है। देखो ये मुझे भी नहीं मालूम कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है, ठीक है तो पता करते, लेट 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग। अब बताओ वर्क के क्या डायमेंशंस हम लोगों ने अभी निकाले थे, इसीलिए बोला याद कर लो। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन होता है L1 M1 T-2, और यहाँ पे एक और मीटर आ गया, मतलब एक और लेंथ आ गई, ठीक है, एक और लेंथ आ गई। मैं बार बार M को मीटर समझ लेता हूँ। एक और लेंथ आ गई, तो L1 यहाँ है, एक और 1 यहाँ है, तो ये L2 हो जाएगा, है ना। तो डायमेंशन समझ गए कितना होगा, L2 M1 T-2, ये आगे काम आएगा। और वर्क का जो यूनिट था वो क्या था, वो था जूल। बट इसका जो पहले यूनिट हम लोगों ने निकाला था वो कितना आया था। फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक और मीटर, तो इसका वो वाला यूनिट था केजी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। तो इसका एसआई में क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। अर्ग में क्या हो जाएगा, मतलब सीजीएस में क्या हो जाएगा कि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। अब इसके डायमेंशंस हम लोग लिखते हैं, इसके बाद आप अज्यूम करना, पहले ये लिखना। चलो छोड़ो, आपसे इतनी मेहनत नहीं करवाऊंगा मैं। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम मान लेते हैं कि 1 जूल होता है x अर्ग। ये देखो इतना आसानी से नहीं समझेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं तो बोलता हूँ ना, सबसे अच्छा आइडिया क्या है आपको, मैंने देखो डायमेंशन बता दिया है, तो पॉज करो और खुद से निकालो और फिर कमेंट कर दो, ठीक है, कि कितना अर्ग होता है, और वहाँ पे लिख देना मैंने खुद से सॉल्व किया है, ठीक है। और फिर अगले लेक्चर में मैं उसका नाम ले लूँगा जिसने जिसने बताया था। चलो कंफर्म नहीं है, हाँ, भूल भी सकता हूँ मैं चलो पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, फिर बताता हूँ मैं आपको। देखो अब जूल का डायमेंशन मैंने आपको बताया, L2 मतलब वर्क का डायमेंशन, L2 M1 T-2 इज इक्वल टू x L2 M1 T-2। डायमेंशन तो वही रहेगा, बस उसकी यूनिट्स अलग अलग रहेंगी। अब मैंने बोला x को यहीं रहने दो, इसको इसके नीचे लेकर आओ, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा L2 M1 T-2, L2 M1 T-2। पावर देखो कॉमन है तो अलग अलग लिख लो, ऐसे लिख लो, x इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाय L2, या फिर ऐसे लिखो ना, x इज इक्वल टू L डिवाइड बाय L पावर 2 इंटू M डिवाइड बाय M पावर 1 इंटू T डिवाइड बाय T पावर -2। आगे बढ़ो, अब कहाँ पे आ जाएं, एकदम यहाँ पे आ जाएं। चलो सीधा यहाँ आ जाते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू, ये क्या है हम लोगों का लेंथ है, इसमें किस में लेंथ दिया है, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे मीटर। नीचे का लेंथ किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो नीचे लिखेंगे सेंटीमीटर, और यहाँ है स्क्वायर, इंटू यहाँ का मास किस में दिया हुआ है, किलोग्राम में, और वहाँ का मास दिया हुआ है ग्राम में, और यहाँ पे लिखेंगे 1। टाइम तो सेकंड में ही है, तो इसको कैंसिल करके और डायरेक्टली आप लोग 1 लिख दो, बात वही है, ठीक है। आगे देखो 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर की पावर 2। 1 kg होता है 1000 g डिवाइड बाय g पावर 1, ये तो 1 आ जाएगा, है ना। s और s देखो कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 पे इन्फिनिटी डाल दो तो भी 1 ही आएगा, है ना, तो -2 डालोगे तो भी 1 ही आएगा, वरना कुछ लोग बोलेंगे माइनस डालने पे क्या, 1 ही आएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ गया, ग्राम ग्राम उड़ गया, तो x आ गया 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1000। 100 के स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 10⁷, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10⁷। 1 जूल कितना होता है, 10⁷ अर्ग, देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। मजा आ रहा है ना, इसको बोलते हैं डायमेंशंस का खेल।
कैसा लगा ये खेल? चलो ये हो गया हम लोगों का दूसरा बेनिफिट कि कन्वर्जन फैक्टर पता कर सकते हैं हम लोग। इससे पहला बेनिफिट क्या था, हम लोग पता कर सकते हैं फॉर्मूला सही है या फिर गलत है, और ये दूसरा बेनिफिट। अब लास्ट बेनिफिट देख लेते हैं कि किसी भी फॉर्मूले का अगर हमें मालूम है कि कोई क्वांटिटी इस चीज़ पर डिपेंड करती है तो उसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, मतलब फॉर्मूला भी हम लोग उससे बना सकते हैं। पहले ये नोट कर लो। चलिए, तो थर्ड यूज क्या है, टू राइट द फॉर्मूला फॉर एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो उसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, बट एक मदद चाहिए, जस्ट बाय नोइंग द फैक्टर, मतलब हमें यह पता रहना चाहिए कि वो चीज किस पर डिपेंड करती है, ऑन विच इट डिपेंड्स। ठीक है, बस इतना हमें पता रहना चाहिए। जैसे फोर्स डिपेंड करता है मास पे, फोर्स डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे। ठीक है, ये हमें पता है। तो फोर्स डिपेंड करता है मास इनटू एक्सेलरेशन पे, बट हमें ये नहीं पता कि मास के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन के क्यूब पे डिपेंड करता है। पता है तुम्हें? तो अभी शांत रहो, अभी ऐसा अज्यूम करो कि हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम देखो यहां से पता करेंगे। मान लेते हैं कि ये डिपेंड करता है m की पावर x पे, a की पावर y पे, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। और ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला से नहीं पता कर सकते, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग वो चीज़ नहीं पता कर सकते। ठीक है, अभी जब मैं लिमिटेशन बताऊंगा इसकी तो वहाँ पे बताऊंगा कि कोई भी कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट आया था बट न्यूटन ने उसको 1 बोल दिया था, इसीलिए आप पढ़ते नहीं हो। वैसे यहाँ पे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट आता है उसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं पता कर सकते, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कांस्टेंट हम लोग नहीं पता कर सकते, कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट से पता करेंगे। देखो f क्या होता है, f का डायमेंशन क्या होता है, L1 M1 T-2, अब तो पता चल गया होगा। ठीक है, मास का डायमेंशन सिर्फ m होगा, पावर x। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, L1 T-2, पावर y। अब ध्यान से देखो, L1 M1 T-2, इसमें कोई डाउट? ये फोर्स का डायमेंशन बस छाप दिया है, m की पावर x हो गई, l की पावर देखो 1 इंटू वाई, पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, इंडाइसिस का रूल पढ़े हो, तो l की पावर y, t की पावर -2y। अब ध्यान से देखो, l की पावर 1, l की पावर y, l की पावर 1, l की पावर y, तो मतलब बाय इक्वलिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग डायमेंशंस आर इक्वल, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, बाय इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो l की पावर यहाँ पे y है, यहाँ पे 1 है, और दोनों डायमेंशन है इक्वल। ये देखो ये साथ में है, बट इसको हम लोग इसके साथ कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। खैर उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मास है, ये लेंथ है। तो लेंथ यहाँ पे y है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब y की वैल्यू 1 है। और देखो t की पावर -2 है, यहाँ पे -2y है, मतलब -2y इज इक्वल टू -2 है, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ से भी y की वैल्यू 1, यहाँ से भी y की वैल्यू 1, जादू। x की वैल्यू क्या आएगी, m की पावर x, m की पावर 1, तो मतलब x की वैल्यू भी 1। तो फोर्स का फॉर्मूला कुछ और नहीं, मास इंटू एक्सेलरेशन ही होता है, जिसकी पावर 1 और 1 ही होती है। ठीक है, तो इससे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं। बाकी जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग नहीं पता कर सकते, उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे पता करते हैं। चलिए, तो एक और फॉर्मूला हम लोग ले लेते हैं, जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है 2π√L/g। मतलब जैसे यहाँ पे कोई सिंपल पेंडुलम, सपोज ये सिंपल पेंडुलम है और ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसका जो मोशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक ग्रेविटी पे। अगर ग्रेविटी खींचेगी नहीं तो इसका मोशन कैसे होगा, है ना। ग्रेविटी खींच रही है, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसीलिए मोशन हो रहा है ना। और एक इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो मोशन कम होगा। टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो मोशन देर तक चलेगा, टाइम ज़्यादा रहेगा। लेंथ छोटी होगी तो जल्दी मोशन रुक जाएगा, है ना। तो ये लेंथ पर डिपेंड करता है और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, बट हमें अभी मालूम नहीं है कि क्या क्या वैल्यू होती है। तो हम लोग g को y ले लेते हैं, l को x ले लेते हैं, t को इक्वल ले लेंगे k l x g y, बट k को हमने मान लिया है डायमेंशनलेस। ये रूल होता है कि डायमेंशनलेस मान लो, जरूरी नहीं है कि हर बार डायमेंशनलेस निकले। अब की बार डायमेंशनलेस ही निकलेगा क्योंकि 2π का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट है ना वो। तो इसको एक्सपेरिमेंट से हम पता करते हैं,
मतलब देखो 1 2 3 वैल्यू पता चल गई ना, तो चौथी वैल्यू अपने आप नहीं निकल आएगी एक्सपेरिमेंट से। चलो टाइम का डायमेंशन क्या होगा, सिर्फ 1 और क्या, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L1। अब बताओ ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा होगा आपने, तो इसका होता है L1 T-2। ठीक है, इसका हम लोगों का डायमेंशन, तो इसको y इसको x, तो ये हो गया T1 इज इक्वल टू L1 की पावर x, तो x को यहाँ ले आओ, और ये हो गया Ly T-2y। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे टाइम पीरियड में हम लोगों का लेंथ है ही नहीं, ठीक है, टाइम है सिर्फ, तो टाइम को इक्वेट कर लेते हैं। चलो इक्वेट करते हैं हम लोग, इक्वेट करेंगे तो -2y इक्वल आएगा 1 के, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, माइनस का मतलब वो चीज़ नीचे है, रेसिप्रोकल में है। अब देखो लेंथ यहाँ पे है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। क्यों मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि बेस सेम है, और मल्टीप्लाई जब होंगे और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, मतलब x + y। बट यहाँ पे तो लेंथ है ही नहीं, मान लो ना L1, सॉरी मैंने क्या बोला, मैंने बोला लेंथ मास सबको लेकर चलो, तो इसको हम लोग 0 0 मान लेते हैं, तो x + y = 0, कुछ नहीं है तो क्या मान लो 0। अब y की वैल्यू देखो 1/2, x - 1/2 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। कुछ लोग बोले माइनस कैसे हो गया, अरे ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू -1/2, मतलब स्क्वायर रूट में दोनों है, बट जो y है, जो g है वो नीचे है। तो t का फॉर्मूला मिल गया √L/g, दोनों स्क्वायर रूट में है, बट ये पॉजिटिव है मतलब न्यूमरेटर में है, ये नेगेटिव है मतलब डिनोमिनेटर में है, और कांस्टेंट जो है वो है 2π, जो पता किया हमने बाद में एक्सपेरिमेंट से। मतलब इतना पता चलने के बाद हमने पेंडुलम का जो लेंथ अपॉन ग्रेविटी का जो रेशियो निकाला, स्क्वायर रूट किया और टाइम पीरियड मिला, तो उसमें देखा हमने डिफरेंस कितने का है, फिर उससे हम लोग इसकी वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं और इसको हम लोग डायमेंशन लेस अज्यूम करते हैं, कि अज्यूम कर लिया कि ये डायमेंशन लेस है, होता नहीं है वैसे। ठीक है, समझ गए कैसे करना है, ये इतना हार्ड आपको पूछेगा नहीं, बस समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। F = ma वाला याद रखो, वो ईजी था। ठीक है, समझ गए। L0 M0 हमने खुद से ले लिया क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था। ठीक है, वैसे तो अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको L0 M0 T तीनों को लेकर चलना होगा, जैसा मैंने शुरू में बताया था। ठीक है, चलो ये हो गए इसके बेनिफिट्स। क्या क्या बेनिफिट हो गए, पहला हम लोग पता कर सकते हैं कोई फॉर्मूला सही है या गलत है। आपके लिए एक होमवर्क, S = ½ AT, कमेंट करो क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है, डायमेंशन से। जरूरी नहीं है डायमेंशन से ये गलत निकले, एक फॉर्मूला जो डायमेंशन से सही निकले जरूरी नहीं है कि वो असली में सही हो। ध्यान से, एक फॉर्मूला जो डायमेंशन से सही निकले जरूरी नहीं है वो असली में सही हो, बट जो फॉर्मूला डायमेंशन से गलत निकल गया वो सच में गलत होगा। तो कमेंट करो क्या ये सही आ रहा है। ठीक है, कमेंट करो। ये क्वेश्चन हम लोगों को कॉलेज में आया था एग्जाम में, MCQ के। तो ठीक है, पता करो इसको। फिर हम लोग अब देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसे खामियां रह गई डायमेंशनल एनालिसिस में। चलिए, तो लिमिटेशंस को मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि समय बचे थोड़ा सा, आपका भी और मेरा भी। ये आखिरी पार्ट है, इसके बाद बोर्ड वाले छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी JEE नीट वाले आखिरी तक खेलेंगे। देखो, वैल्यू ऑफ k कैन नॉट बी फाउंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। जैसा मैंने अभी बोला कि किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू 2π√L/g, इसमें हम 2π को पता ही नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है, ये 2π की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं, इससे हम लोग पता ही नहीं कर सकते। तो इतना अच्छा थोड़ी ना, इतना ईजी नहीं है ये। वी कैन नॉट यूज दिस मेथड इफ k इज नॉट डायमेंशनलेस। ठीक है, इसका मतलब समझो, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है F = G m1 m2 / r²। यहाँ पे आप लोग m1 m2 और r² में रिलेशन नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि G का एक यूनिट होता है, G का यूनिट होता है, G डायमेंशनलेस नहीं है। तो ये G है वो कांस्टेंट है, बट वो डायमेंशनलेस नहीं है। 2π क्या था, 2π डायमेंशनलेस था, तो ये फॉर्मूला काम आ गया। F = ma में कांस्टेंट 1 था, न्यूटन ने खुद 1 दिया था, लॉज ऑफ मोशन में बताऊंगा। ठीक है, तो वो डायमेंशनलेस है, तो वहाँ पे यूज हो गया, बट यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते। मैं वैसे होमवर्क देने जा रहा था, मैं बोला इसका बताओ, तो आप लोग फंस जाते, सोचते रह जाते, दिन बेकार चला जाता, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं दिया। थर्ड वाला, वी कैन नॉट डिटरमाइन द एब्सेंट टर्म। ठीक है, वी कैन नॉट डिटरमाइन द एब्सेंट टर्म बाय डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे मैं बोलूँ v = AT, अच्छा सॉल्व करो इसको, v = AT को सॉल्व करोगे ना तो दोनों इक्वल आएंगे, बट ये फॉर्मूला थोड़ी ना सही है। फॉर्मूला कौन सा सही है, v = u + AT। तो यहाँ पे एब्सेंट टर्म u है,
जो कि हम डायमेंशनल एनालिसिस से पता ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस से सही आ गया तो जरूरी नहीं है सही हो, मे बी सही हो सकता है, बट जो फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस से गलत आ गया वो सच में गलत होगा। ये मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, इसी से रिलेट करके वो भी लिख लो जो मैंने बोला। अगर फॉर्मूले में साइन थीटा कॉस थीटा ये सब आ गया तो हम लोग इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लॉग आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ये सब आ गया तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कोई फार्मूला है साइन 4 पाई बाय आर क्यूब, ऐसा कोई फार्मूला है तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। बट फिलहाल ईजी है, अच्छा है। ठीक है, कई जगहों पर काम आता है। अब मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल कराता हूँ टेक्स्ट बुक से, बोर्ड वालों को। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस को करते हैं। पहले इसको कॉपी कर लो। तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन 2010 में नीट में आया था। मतलब पहले नीट का नाम AIPMT था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे? इसमें बोला ABC कांस्टेंट है तो इनके डायमेंशंस पता करो। ठीक है, हमारी टेक्स्ट बुक में आपकी बार MCQ जितने हैं उसमें JEE एडवांस के MCQ, JEE मेंस के MCQ, फिजिक्स की बात करें तो JEE मेंस के क्वेश्चन, ऐसे ऐसे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 14 देखो रहे हो। ठीक है, 14, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 भी JEE मेंस में आया हुआ है। मैं आपको कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको एक बहुत ही खास बात बोली थी कि जब दो वैल्यूज प्लस में लिखी हूँ तो मतलब उन दोनों का डायमेंशन इक्वल है। याद करो v इज इक्वल टू u प्लस AT था, फटाफट से लिख देता हूँ। L1 T-1 इज इक्वल टू L1 T-1 प्लस L1 T-1। तो देखो ये दोनों प्लस में लिखे हुए हैं और दोनों के डायमेंशन इक्वल है। मतलब T प्लस C प्लस में लिखे हुए हैं, मतलब दोनों के डायमेंशन इक्वल हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो गए इक्वल। तो मतलब C का डायमेंशन क्या है? L0 M0 T1, खत्म। समझ गए? बहुत ईजी। अब बताओ, देखो AT प्लस में लिखा हुआ है, मतलब AT और V भी इक्वल है। AT बराबर V, अरे जैसे V इज इक्वल टू U प्लस AT था, उसमें V U के बराबर था कि नहीं था? दोनों L1 T-1 थे, वैसे ये भी है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताओ। L1 M0 T-2 इंटू T, सॉरी ये एक्सेलरेशन में क्यों बोल रहा हूँ, ये देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसका डायमेंशन निकालना है हमें, एक्सेलरेशन नहीं है वो। A इंटू T इज इक्वल टू L1 T-1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टाइम है तो ये A की वैल्यू आ जाएगी L1 T-1 डिवाइड बाय T। अब ये T ऊपर जाएगा तो A की वैल्यू आ जाएगी L1 T-2। ठीक है, तो इस तरीके से आपने A की भी वैल्यू निकाल दी, C की भी वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली है। अब बस B का निकालना है। B का थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि B के नीचे T भी है, तो B डिवाइड बाय T बराबर V। C को नहीं लोगे तो भी चलेगा क्योंकि दोनों के डायमेंशन इक्वल होंगे। एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेक्चर है, आपको 2 बार रिपीट करना होगा तब अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, देखो B का हमें नहीं पता है तो इसको T इंटू V लिख देते हैं। T क्या है? टाइम। V क्या है? L1 T-1। तो ये देखो प्लस में है तो T-1 को ये काट देगा। ठीक है, ये +1 ये -1 0 हो गए तो इसका आ गया डायमेंशन L1। ठीक है, नीट का क्वेश्चन है, इतना इजी तो रहेगा नहीं। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जब दो क्वांटिटीज प्लस में लिखी हो तो उनके डायमेंशन इक्वल होते हैं, याद रख लो। ठीक है, मान लो, अच्छे से मान लो। V इज इक्वल टू U प्लस AT में U और AT के डायमेंशन इक्वल थे और ये प्लस में लिखे थे, समझ गए? ऐसे ही S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में भी UT और AT स्क्वायर के डायमेंशन इक्वल रहेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दे दूं, S इज इक्वल टू UT प्लस AT स्क्वायर। बताओ ये फॉर्मूला सही है? डायमेंशनली ये करेक्ट आएगा बट असली में करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाफ चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए डायमेंशन थोड़ा सा पीछे रह गया बट उसने बहुत अच्छे काम किए। ठीक है, तो B के साथ आपने क्या किया? B के साथ नीचे T लिया इज इक्वल टू V लिया, फिर उसके बाद आपने ऐसा सॉल्व किया। C के साथ आपने डायरेक्टली काम कर दिया इस तरीके से। मैंने बोला जब दो क्वांटिटी प्लस में लिखी हो दोनों का डायमेंशन इक्वल होना ही होना है, और यहाँ पे A के लिए भी आपने अच्छे से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये एक हार्ड क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। एक और बचकाना क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड वाला। ठीक है, अभी आप लोगों को चार्ज वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं है तो इसलिए मैं टेंशन नहीं देना चाहता हूँ। थर्ड वाला आप लोग अभी स्किप रखो, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए कुछ PYQs कर लेते हैं अब। चलिए तो हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं और उन्हीं क्वेश्चन के द्वारा कुछ नए कंसेप्ट को हम लोग डिस्कवर करते हैं। ठीक है, बिकॉज कुछ नए कंसेप्ट हैं जो आपकी बोर्ड की बुक में नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन 2002 में आया था JEE में। JEE का पहले नाम AIEEE हुआ करता था।
ठीक है। और कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद फिर रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, और नीट में भी 2 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया। बाकी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए क्योंकि अभी आप लोगों को सारी क्वांटिटीज़ नहीं मालूम है, जिससे आप लोग अवेयर हो या फिर जिससे मैं जल्दी से अवेयर करा सकता हूँ, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, ठीक है। देखो इसको पहले तो यहाँ पे आप लोग वर्क फोर्स, वर्क टॉर्क नहीं जानते हो और स्ट्रेस नहीं जानते हो। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, अब जान गए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और आर जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अभी इतना समझ लो, आर डिस्टेंस होता है और एफ फोर्स है। अब बताओ किसका डायमेंशन इक्वल है चारों में से, चारों का डायमेंशनल एनालिसिस करो और बताओ किन दोनों का इक्वल आ रहा है, ठीक है। फटाफट चलो पॉज कर लिए, सॉल्व कर लिए, 4 नंबर मिल गए। चलो आगे बढ़े, कमेंट करके बताओ किसके इक्वल हैं। मैं करता हूँ, देखो वर्क और फोर्स। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे है फोर्स, तो पहले ही पता चल रहा है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे ये अकेला है तो इक्वल नहीं रहने वाला है। बट करके देखते हैं, टाइम पास करने में क्या जाता है, टाइम जाता है। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या है m1, एक्सेलरेशन का डायमेंशन L1t-2, मतलब ये हो गया L1 m1t-2। फोर्स का डायमेंशन आ गया, आपको याद करना है, ये मैं बार बार कर रहा हूँ लेकिन आपको याद रखना है। मल्टीप्लाई बाय लेंथ, डिस्प्लेसमेंट है ना तो लेंथ, मैं बार बार लेंथ को मीटर समझ के मास को m लिख देता हूँ, बट याद रखना s क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो ये हो गया L2 m1t-2। ये किसका डायमेंशन है, ये वर्क का डायमेंशन है, याद कर लो। ये किसका डायमेंशन है, फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन मैंने बोला L1 m1t-2। बताओ दोनों मिल रहे हैं क्या, ये और ये मैच कर रहे हैं क्या, नहीं तो ये गलत। वर्क और टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला मैंने बोला R क्रॉस F, और वर्क का डायमेंशन ऑलरेडी निकला हुआ है, इसको निकालते। फोर्स का डायमेंशन बताओ L1 m1t-2, और R क्या है, एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है, तो L1 इंटू L1 हो जाएगा L2 m1 इंटू t-2। अब बताओ दोनों इक्वल हैं क्या, अरे वाह मिल गए 4 नंबर। स्ट्रेस का डायमेंशन आपको बता देता हूँ। फोर्स का डायमेंशन होता है L1 m1 t-2, आप लोग जानते हो। एरिया भी एक लेंथ है लेकिन स्क्वायर में लिखते हैं ना, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो ये 2 ऊपर जाएगा तो L के 1 में माइनस होगा, तो L -1 m1 t-2 आ जाएगा। दैट्स इट, ये हो गया स्ट्रेस का डायमेंशन। याद रखना बिकॉज अभी एक सरप्राइज देने वाले हो आप लोगों को स्ट्रेस पर, ठीक है। चलो सेकंड वाला करेक्ट है, नेक्स्ट वाला करो अब। तो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आपके सामने है और इससे हम लोग डिस्कवर करते एक नया कंसेप्ट। सपोज आपको कभी बोल दे कि जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है, मतलब लेंथ, मास, टाइम, इनको कोई और रिप्लेस कर दे, कोई और, मतलब जैसे यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स को रिप्लेस कर दिया है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स ने, तो ऐसे हालात में आपको डायमेंशन पता करना है यंग्स मॉड्यूलस का। तो ये आप कैसे पता करेंगे, पहले यंग्स मॉड्यूलस बता देता हूँ। यंग्स मॉड्यूलस कुछ नहीं होता, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जो कि आप लोग 6th चैप्टर में आराम से सीख जाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉड्यूलस रिप्रेजेंट करते हैं गैमा से, ठीक है। गैमा थोड़ा ढंग का बना देता हूँ। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ जो आएगा वो सेंटीमीटर में, असली लेंथ भी होती है सेंटीमीटर में, कट गया तो मतलब ये डायमेंशन लेस है, तो स्ट्रेन का लेना देना है ही नहीं डायमेंशन में, है ना, डायमेंशन में उसका लेना देना है ही नहीं। तो मतलब जो स्ट्रेस का डायमेंशन होगा वही यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन होगा। हाँ, स्ट्रेस का डायमेंशन क्या निकाला हमने, भूल गया, बार बार ऐसा करोगे भूल जाओगे, बता देता हूँ। देखो स्ट्रेस का डायमेंशन जो होगा वही यंग्स मॉड्यूलस का होगा, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया मैंने बोला, फोर्स का डायमेंशन L1 m1 t-2, और नीचे L2 ऊपर जाएगा तो ये हो गया L -1 m1 t-2। अब याद रखना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि माना यंग्स मॉड्यूलस डिपेंड करता है वेलोसिटी की पावर x पे। ये इवेंचुअली वही है जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर x, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a पावर y, ठीक है, वैसा ही है। a के डिपेंड करता है पावर y पे और फोर्स पे डिपेंड करता है पावर z पे। अब इसका डायमेंशन हमें पता चल गया है, क्या है ये, L -1 m1 t-2। इतना समझ गए, तो इसकी ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। फटाफट चलिए इक्वल टू लेते, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, बट उससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि डायमेंशन में हम मानते हैं कि कांस्टेंट डायमेंशन लेस होगा। वेलोसिटी का डायमेंशन आपको याद रहना चाहिए, अब L1 t-1 पावर x। एक्सेलरेशन का डायमेंशन भी याद रहना चाहिए, L1 t-2 पावर y। फोर्स का डायमेंशन भी याद रहना चाहिए, L1 m1 t-2 पावर z। अब x y z को अंदर लेकर आओ, तो ये हो गया L की पावर x, t की पावर -x, L की पावर y, t की पावर -2y, इधर L की पावर z, m की पावर z,
टी की पावर -2z। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है l-1 m1 t-2। अब ऐसे हालात में क्या करेंगे, जब 3 3 आ जाए, तीनों को अलग अलग हम थोड़ी ना इसके साथ लेंगे, हम तीनों को ऐड करके इसके साथ लेंगे। जैसे यहाँ भी लेंथ है, यहाँ भी लेंथ है, यहाँ भी लेंथ है, मतलब x + y + z, उसकी पावर ऐड कर दो, मल्टीप्लाई में है ना, तो पावर ऐड कर दो। इधर लेंथ पे कितना है -1, तो इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 1 तैयार है। दूसरा देखो, t की पावर -x, t की पावर -2y, और यहाँ t की पावर -2z। यहाँ पे t कितना है, -2, सब माइनस में है तो माइनस हटा ही दो, प्लस लगा दो। ठीक है, आगे बढ़ो। y देखो, y l हो गया, t हो गया, m देखो, m की पावर यहाँ पे z है और यहाँ पे m की पावर 1 है, चलो z की पावर 1 आ गई, हाँ ना, m की पावर z, m की पावर 1, और कहीं तो m है नहीं, तो डायरेक्टली वैल्यू आ गई z की वैल्यू 1। अब देखो कौन कौन एलिमिनेट हो गया, z कौन था, z था f कितना आ गया, z कितना आ गया 1, तो f की पावर 1 रहनी चाहिए। इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1, आंसर आ गया। खत्म, झंझट खत्म, डायरेक्टली आंसर आ गया। जेई वाले भी चाहते हैं कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, तो डायरेक्टली देखो आंसर आ गया। बाकी आपको जबरदस्ती करना है सॉल्व तो कर दो, z की जगह 1 पुट करो तो x + y + 1 इज इक्वल टू -1, x + y इधर आ गया -2, इक्वेशन 1। ठीक है, इसको हटा दो। अब इधर z की जगह 1 पुट करो तो x + 2y + 2 इज इक्वल टू 2, x + 2y आ गया बराबर 0। दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो x कट जाएगा, -y इज इक्वल टू +2 आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, y की वैल्यू 2 आएगी, 2। ठीक है, x कैंसिल होगा तो -y इज इक्वल टू आएगा -2, तो माइनस भी कैंसिल होगा तो y की वैल्यू 2 आएगी। y कौन था, a पे कितना आया 2, y कितना आया 2, तो a पे कितना 2। अब तो कंफर्म हो गया यही होगा, है ना, तो डायरेक्टली भी आंसर आप लोग ऐसे ला सकते हो। समझ गए ना, नया कंसेप्ट है। और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है सेम टू सेम, अब की बार खुद से ट्राई करो। चलो, डायमेंशनल एनालिसिस का एक क्वेश्चन रिसेंट में आया, पिछले साल जेईई 2020 में। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस एक्सेलरेशन की जगह एरिया कर दिया है। इसीलिए बोलते हैं सबसे बेस्ट रिसोर्स होते हैं हमारे पिछले साल के पेपर। अगर आपने पिछले 40 ज़्यादा हो गया 20 साल के पेपर अगर लगा लो तो काफ़ी कुछ सीख जाओगे, काफ़ी मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें, देखो सॉल्व करो, पहले सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ इसको सॉल्व नहीं करूँ। एरिया का डायमेंशन आपको मालूम है, मीटर स्क्वायर होता है, तो एरिया हो गया L2। चलो कर देते हो। देखो यहाँ पे फिर से यंग्स मॉड्यूलस है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी के x पावर, एरिया के y पावर, फोर्स के z पावर, फोर्स ही है ना, ओके फोर्स है, z है। यहाँ यंग्स मॉड्यूलस का हमने डायमेंशन निकाला L-1 m t-2। ठीक है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो L1 m1 t-1 ऐसे हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू v कितना होता है LT-1 पावर x, a कितना होता है एरिया, तो L2 पावर y, फोर्स क्या होता है L1 m1 t-2 पावर z। ठीक है, अब देखो L की पावर x, t की पावर -x, L की पावर 2y, और यहाँ पे L की पावर z, m की पावर z, t की पावर -2z, और यहाँ पे कैसा मैटर है, L की पावर -1, m की पावर 1, t की पावर -2। अब क्या करो, तीनों को जोड़ो, तीनों का पावर जोड़ो, इसके साथ ले लो, x + 2y + z बराबर कितना आ रहा है -1, इक्वेशन 1। t -2 है, -x माइनस, और कहीं तो है ही नहीं, t -x - z इज इक्वल टू -2 आ रहा है, इक्वेशन 2। और देखो और कौन है, मास, यहाँ पे देखो z है, यहाँ पे 1 है, तो z की वैल्यू सीधे सीधे 1 आ गई। अभी देखो पता कर सकते हो, z की वैल्यू 1 है ना, तो मतलब जो भी आंसर है वहाँ पे फोर्स 1 रहना चाहिए। चारों जगह 1 है, अब की बार क्या करोगे फंस गए, बुरे फंस गए। चलो अब पूरा सॉल्व करना ही होगा, तो z की वैल्यू यहाँ 1 पुट करो, तो -x - 2 इज इक्वल टू -2, तो -x इज इक्वल टू -2 + 2, तो -x इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब x की वैल्यू 0 है, तो x ये तो 0 रहना चाहिए। देखो 0 किधर है, यहीं पे 0 है, वेलोसिटी यहीं पे 0 है, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ गए। चलो एक और क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। पहले सेम काम करना है, एनर्जी का डायमेंशन पता करना है आपको। मैंने बोला एनर्जी क्या है, पावर है, पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम है। वर्क अपॉन टाइम का डायमेंशन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से बताऊंगा। देखो हम लोग मान लेते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, मोमेंटम को p से डिनोट करते, एरिया को a से डिनोट करते, टाइम को t से डिनोट करते। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको बेसिक वीडियो दिया है ना, ताकि समझ सको कि p भी क्या है।
एनर्जी क्या है, पावर, पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क का डायमेंशन पता नहीं, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो L2 m1 t माइनस 2, ठीक है, और नीचे एक और t है तो ये t की पावर 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो L2 m1 t माइनस 3 इज इक्वल टू p की पावर x सपोज कर लो, a की पावर y सपोज कर लो, t की पावर z सपोज कर लो। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t माइनस 1 और मास भी आ गया तो m1 हो गया, तो L1 m1 t माइनस 1 की पावर x। एरिया क्या होता है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो L2 की पावर y। टाइम क्या होता है, टाइम तो टाइम ही रहेगा ना, तो t की पावर z। आगे बढ़ो, ये है L2 m1 t माइनस 3। अब सब पे x ले लो, तो ये हो जाएगा Lx mx t माइनस x, ये हो जाएगा L की पावर 2y और ये हो जाएगा t की पावर z, और ये हो गया L2 m1 t माइनस 3। L L दो जगह है तो इसको ऐसे लिखोगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। m को देखो डायरेक्टली पता कर लो, m की पावर 1 और यहाँ m की पावर x, तो मतलब x1 है। x कहाँ पर था, मोमेंटम पे, मतलब मोमेंटम 1 रहने वाला है। देखो किधर मोमेंटम 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, मतलब थर्ड या फोर्थ, इन्हीं में से कोई एक करेक्ट है, ठीक है। टाइम नहीं है तो तुक्का मार दो, थर्ड पे मारना, क्योंकि अक्सर लास्ट और फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट नहीं होता है, ठीक है। देखो x1 आ गया तो यहाँ पुट करो, तो 1 प्लस 2y बराबर 2, 1 वहाँ जाएगा तो 2y आ गया 1, तो y आ गया 1/2, मतलब एरिया रहने वाला है 1/2। एरिया 1/2 इसमें है या इसमें है, इसमें है, मतलब थर्ड वाला करेक्ट है, मैंने सही तुक्का मारा, ठीक है, समझ गए, डायरेक्टली आ गया। देखो आई होप आप कर ले जा रहे होगे, ठीक है। चलो अब नीट के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो अब मैं आपके पास एक बहुत ही भयंकर क्वेश्चन लाने वाला हूँ। ये 2003 में जेई में आया था, फिर 2010, 2008, 2011 में नीट में आया है, ठीक है, AIPMT में, मतलब पहले नीट का नाम वही हुआ करता था। देखो तो ये क्वेश्चन नीट में कैसे आया था, नीट में ये क्वेश्चन ऐसे आया था, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट होता है और ये म्यू होता है, ये होता है परमिटिविटी, ठीक है। ये सब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और रे ऑप्टिक्स में से एकदम अच्छे से सीख जाओगे। तो -1/2 कभी ऐसा करके आया है और कभी ऐसा करके आया है, तो दोनों इसी में हो गया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब एक तरीके से ये स्पीड है। हाँ, अगर आप म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट करोगे तो आपको स्पीड ऑफ लाइट मिल जाएगा, और स्पीड का क्या होता है डायमेंशन, L1 t माइनस 1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो हमें स्क्वायरिंग करनी होगी, तो स्क्वायरिंग कर दो, तो ये 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट हो गया, इधर भी स्क्वायरिंग हो जाएगी तो पावर 2 हो गई, तो ये हो गया L2 t माइनस 2, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, डायरेक्टली आंसर आ गया, डायरेक्टली आंसर आ गया। और कभी कैसे दिया था, कभी ऐसे दिया था, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट -1/2, -1/2 मतलब रूट ही होता है, तो उस समय आंसर ये वाला होता, L1 t माइनस 1, है ना। डायरेक्टली नीट में ऐसे आया था, जेई में ऐसे आया, घुमा के थोड़ा, यही फर्क होता है दोनों में, समझ गए। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये अगर रूट में कर देंगे तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ जाता है। लाइट का स्पीड का डायमेंशन ये होता है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। कभी कभी आपको ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा मारना, ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा मारना, रट लो, अच्छे से रट लो। 4 बार आया ये क्वेश्चन, 4 बार, और पता नहीं कितनी बार आया था 90s में, है ना, हमने तो सिर्फ 2000 बाद के क्वेश्चन लाए हैं। चलिए, तो नीट का 2004 का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल पूछ लिया है, उसका डायमेंशन क्या होता है वो पूछ लिया है। बताओ चलो क्या होता है उसका डायमेंशन। सॉल्व कर रहे हो ना कि सो के वीडियो देख रहे हो? अच्छा, बोर्ड वाले हो इसलिए सो के देख रहे हो। नीट जेई वाले कॉपी करते चले, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये ऐसा है ना कि आप अगर PYQ सॉल्व कर सकते हो तो आपको आइडिया लग जाता है। जैसे मैंने देखो 3 क्वेश्चन लगातार एक जैसा कराया, मतलब 3 साल लगातार सेम क्वेश्चन आया था, है ना। वैसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, देखते जाओ बस। चलो, टाइम तो नहीं हो गया ज़्यादा, आप लोग तो देख सकते हो ड्यूरेशन, बट मुझे पता नहीं क्योंकि मैं 6-6 मिनट पे काट देता हूँ। देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहले फॉर्मूला लिखो, F इज इक्वल टू G m1m2/r²। इसमें G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G को वहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा FR² डिवाइड बाई m1m2 इज इक्वल टू G। समझ आ गया, ठीक है। अब G का डायमेंशन पता करना है। F का डायमेंशन होता है L1 m1 t माइनस 2, R² एक लेंथ है मतलब L की पावर 2, m1 m2 मास है तो m की पावर 2।
अब देखो l की पावर 2, l की पावर 1, मतलब ये l की पावर 3 हो गई। अब 3 किस में दिख रहा है, पहले और थर्ड में दिख रहा है। अप्रोच सीखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखो। मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले एक पता कर रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ कि कोई एलिमिनेट ना हो जाए। जैसे एक आंसर डायरेक्टली आ गया था, है ना, तो यहाँ पे 2 एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से कोई है, और देखो m की पावर 1 नीचे m की पावर 2, 1 माइनस 2 डिवाइड में है ना, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो m की पावर -1, इसमें भी m -1, इसमें भी m -1, इतना आसान नहीं है। t की पावर -2, इसमें t की पावर -2, t की पावर -1, ये वाला करेक्ट है। हो गया, दैट्स इट। 2004 में आ गए 4 नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखो। चलिए, तो 2009 का मेडिकल का क्वेश्चन आ गया है। इसके पहले 2006 का वही क्वेश्चन था जो मैंने टेक्स्ट बुक से आपको सॉल्व कराया, वो 2006 में आया था, तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। ये क्वेश्चन बहुत हलवा है, बट थोड़ा घुमा के पूछा है। इसमें बोला है अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c हैं, तो वो क्वांटिटी वेलोसिटी होगी। अगर a b c इतना हो जाए, a b c इतना हो जाए, a b c इतना, बहुत ईजी है, बट थोड़ा घुमा दिया है, करो। अच्छा हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में लिखना कि मैं शायद 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो 10 में से कितना करेक्ट आया लिखना, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। चलो, a की पावर 1, b की पावर 0, मतलब b 0, c -1, a 1 मतलब m 1, l 0, t -1। वेलोसिटी का ऐसा डायमेंशन होता है? नहीं होता है, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शंस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक्सेलरेशन a 1 मतलब m 1, एक्सेलरेशन में मास आता है क्या? नहीं आता है, यहीं पे गलत है। फोर्स a 0 m 0, मास आता है पर फोर्स में, मतलब ये भी गलत, तो मतलब यही सही है। पर करके देखो, a 1 मतलब m 1, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका भी आंसर वैसा ही आएगा जैसा स्ट्रेस का आता है। b की पावर -1 मतलब l की पावर -1, t की पावर -2। अब मैंने स्ट्रेस का आपको डायमेंशन बताया था कि ये होता है, तो याद रख लो, डायरेक्टली आपका 4th वाला आंसर आ गया प्रेशर का फॉर्मूले से। ठीक है, चलो 8वां करते हैं। चलिए, तो एक नीट का 2012 का क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन में यूनिट निकालने बोला है, बच्चों वाला काम। जेई वाले सोच रहे होंगे नीट दे दें क्या, इतना ईजी आ रहा है क्वेश्चन। कुछ लोग को अच्छा समझ भी नहीं रहा होगा ना, जिनको नहीं समझ रहा है उनसे माफ़ी चाहूँगा, मतलब 2-3 बार वीडियो देखोगे तो समझने लगेगा। क्वेश्चन में बोला है द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे ऑसिलेटर क्या है, डैम्पिंग क्या है, कुछ मत सोचो, सीधा देखो, फोर्स आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी खत्म। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, सपोज वो कांस्टेंट के है, तो F/v इज इक्वल टू हो गया k। फोर्स का यूनिट बताओ, न्यूटन वाला नहीं, मैंने जो बताया था kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट बताओ, मीटर पर सेकंड, मीटर कैंसल, एस कैंसल, तो ये आ गया kg पर सेकंड। ठीक है, और kg पर सेकंड को मैं kg, ये देखो सेकंड नीचे है तो मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो -1 हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर 2 और क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो 2013 नीट में आया है, और ये इससे 11 साल पहले जेई में आया था। क्या क्वेश्चन था? द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, उसमें आंसर क्या था? वर्क एंड टॉर्क, तो सीधा मार दो, खत्म। मल्टीपल करेक्ट तो होता नहीं, एक से ज़्यादा तो करेक्ट होगा नहीं, सीधा 1 सेकंड में काम खत्म। ठीक है, हो गया। 2013 4 नंबर आ गया। आगे बढ़ो। इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, अब देखो जो जेई के क्वेश्चंस थे वो नीट में आ रहे, ठीक है, और कुछ दिन बाद नीट वाले क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, फिर बोर्ड वाले क्वेश्चन 8वीं में जाएंगे, फिर केजी वाले बच्चे ये सब पढ़ेंगे। आगे चले गए हम लोग। ये 2020 में आया था, इस क्वेश्चन को उड़ा दो तो मान जाएंगे, तुम डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स ही फंसाता है सबको। कैसे करना है? मास का डायमेंशन पता करना है। मैंने बोला जिसका डायमेंशन पता करना है उसको प्रोपोर्शनल कर दो जो दिया है। किसी की पावर z ले लो, किसी की पावर y ले लो, किसी की पावर x ले लो, तुम्हारी इच्छा, ABC भी ले सकते हो। ठीक है, मास तो m1 ही रहेगा और कुछ तो रहेगा नहीं। कांस्टेंट लिखो मत क्योंकि कोई मतलब नहीं है, तो L1 m1 t-2 पावर x, वेलोसिटी L1 t-1 पावर y, टाइम t पावर z, तो m1। अच्छा, यहाँ पे कुछ और नहीं है तो 0 0 लिख लूँ, L0 t0 है ना, ये Lx mx t-2x, यहाँ पे t की पावर z, और ये हो गया L1 ly t-y। चलो यहाँ से भी अगर सॉल्व करके बता दो तो मान जाएंगे। इस टाइप के मैं 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, ये न्यू कंसेप्ट है इसलिए ढेर सारे क्वेश्चन कराए मैंने। ठीक है, चलो देखो, अब लेंथ यहाँ है और यहाँ है, तो x प्लस वाई बराबर 0 है, इक्वेशन 1। m यहाँ है और कहीं नहीं है,
तो x की वैल्यू देखो डायरेक्टली 1 आ गई, तो x कहाँ था, f पे था, तो मतलब f की वैल्यू 1 रहेगी। चारों में 1 है, इतनी आसानी से आंसर नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन है, हाँ इतनी आसानी से आंसर नहीं मिलेगा। y भी निकालते चलो, x 1 आ गया ना, तो 1 + y = 0, y = -1। अब कुछ लोग छट जाएंगे, तो y देखो -1 हो गया, v -1 रहना चाहिए, तीसरे में है चौथे में है, तो तीसरा या चौथा कोई एक करेक्ट होगा। चलो y निकल आ गया, x निकल आ गया, z पता करना है। t की पावर z है, t की पावर y है, t की पावर -2x है, तीनों पकड़ो, तो ये हो जाएगा -2x + z - y = 0। x की वैल्यू 1, तो -2 प्लस z की वैल्यू निकालनी है, और y की वैल्यू -1, तो -1 = 0, -2 + z + 1 = 0, -2 + 1, तो -2 + 1 हो गया, -1 + z = 0, -1 वहाँ जाएगा तो z की वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ वाला करेक्ट हो गया, क्योंकि z की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो t की वैल्यू 1, यहाँ पे t की वैल्यू 1 है, समझ गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, नीट का ही 2020 में आया हुआ एक ही चैप्टर से देखो 2 क्वेश्चन और दोनों सेम टाइप के। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, ये नीट 2020 में आया था। ठीक है, कितना हलवा क्वेश्चन है, देखो पिछला जितना PYQ हमने सॉल्व किया लगभग कई क्वेश्चन में हमें स्ट्रेस देखने को मिला, और कई क्वेश्चन में हमने निकाला और हमें उसका डायमेंशन याद हो गया, पता नहीं आपका, बट मुझे याद हो गया, थर्ड वाला करेक्ट है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि L-1 था, L-1 मुझे दिख गया, बाकी जगह है नहीं। करके दिखा दूं, देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसको डिटेल में समझ लोगे छठे चैप्टर में। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन L1 M1 T-2, एरिया का डायमेंशन L2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 1 से माइनस हो जाएगा, तो 1 - 2 आ जाएगा -1, m की पावर 1, t की पावर -2। ऐसे कर दे क्वेश्चन, मतलब हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस को एकदम अच्छे से सीख डाला, पूरा ऑपरेशन कर डाला इसका। ठीक है, शुरू किया हम लोगों ने बेसिक बातों से, थ्योरी की बोर्ड की, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट किए मतलब क्वेश्चन के द्वारा, फिर हमने पिछले 20 सालों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें भी कर डाला। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, ना ही कुछ मिलेगा और ना ही आपको इससे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, लगा हो तो अच्छे से नोट आउट कर लेना। ठीक है, जो न्यूमेरिकल वाली बुक बनाई है उसमें पिछले साल के सारे क्वेश्चन लिख लेना। जेई वाले ये मत सोचना कि नीट का क्वेश्चन है मैं क्यों लिखूँ, तुम्हारे भी पेपर में आ सकता है, जैसे जेई का नीट में आ गया था। ठीक है, खैर इतना इजी नहीं, बट हाँ आ सकता है। ठीक है, चांसेस रहते हैं भाई, अब आ गया तो है ना, भरोसा थोड़ी ना है। तो इस तरीके से आप लोग प्रिपेयर करो। अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एरर्स के बारे में, और एरर्स में भी हम लोग बेसिक से मेंस तक जाएंगे, नीट तक जाएंगे और सारे PYQs कवर करेंगे। बेसिक से शुरू करेंगे, हाई लेवल तक का सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।